हेलो मेरे GC 3.0 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके। ग्रुप 15 खत्म होने वाला है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रुप 15। और ग्रुप 15 के अंदर वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ टर्म 1 के लिए, तो आप मान के चलो अगर आज अपन ने हेलाइट्स कंप्लीट कर लिया तो बस फिर आपको एनोमेलस प्रॉपर्टी, डायगोनल रिलेशनशिप, नाइट्रोजन एंड HNO3 और अमोनिया, ये चीज़ें पढ़नी है तो ये जल्दी हो जाती है। नाउ द मेजर पार्ट जहां से आपके टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। आज की और इसके बाद वाली क्लास में फिर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन बचेगा जिसमें मुझे लगता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना पढ़ने के बाद हमें फॉस्फोरस भी पढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ऑक्सो एसिड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोगों के लिए लेक्चर जरूर बनेगा, कंटिन्यूएशन में बनेगा, लेकिन टर्म 1 वालों के लिए रिलैक्सेशन हो जाएगा फिर। तो आज हम लोग ऑक्साइड्स कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और उसके पहले वाले लेक्चर में हाइड्राइड्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हेलाइड्स। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो आप लोग, मेरे लाड लो। हेलाइट्स ऑफ ग्रुप, ऐसा लिखेंगे, हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है मेरे प्यारो, चलो हेलाइट्स, ये HLIDES है, मतलब क्या होता है ये हेलाइट्स। सो हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नाउ गाइस बेसिकली क्योंकि हम पूरे ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ग्रुप 15 का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या तो वो +3 होती है या तो वो +5 होती है। इसीलिए जब कभी भी ग्रुप 15 अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तब वो हमेशा ट्राई हेलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ट्राई हेलाइट्स आप लोग सब जानते हो, हेलोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है पेयरिंग करने के लिए, और जब इनकी ग्रुप वैलेंसी 3 होगी तो इनके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे पेयरिंग करने के लिए। तो एक ग्रुप 15 का एलिमेंट का एटम 3 हेलोजन के साथ कंबाइन होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा EX3। लेकिन जब आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तब बेसिकली वो लोग पेंटा हेलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। पेंटा मतलब है नाइट्रोजन को पेंट नहीं पिना दी हमने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं हेलोजन के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? तो सबसे पहले हम लोग ट्राई हेलाइट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट ट्राई हेलाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी केरीमिनाटी वाले वर्ड का इस्तेमाल किए। चलो तो हेडिंग डाल लो मेरे प्यारे बच्चों, ट्राई हेलाइट्स। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ट्राई हेलाइट्स, ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग, हेडिंग डालो, टाइम पास मत करो, हेडिंग डालो, इधर उधर मत देखो। जरा सा मैं इधर उधर करने लग जाता हूँ, तुम लोग आवाज करने लग जाते हो, बात करने लग जाते हो, ऐसा मत किया करो यार। EX3 ट्राई हेलाइट्स, ठीक है भाई। ट्राई हेलाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? सिंपल फॉर्मेशन, मतलब आप लोगों को यहाँ पर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको आपका एलिमेंट लेना है E जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ में से कोई भी हो सकता है। वो
जब यहां पर आपके हेलोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो देयर विल बी अ डायरेक्ट रिएक्शन। यहां पर आप एक्स की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी चूज कर सकते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ये आपको EX3 बना के देंगे। मैं रिएक्शन को जब बैलेंस करूंगा तो मैं कुछ इस प्रकार से बैलेंस करूंगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी रिएक्शन है। दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइहेलाइड्स। सर कितने टाइप के ट्राइहेलाइड्स होते हैं? आइए हम लोग यहां पर एक टेबल बना लें। यहां पर अपन लिख लेते हैं हेलोजन और यहां पर अपन लिख लेते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। देखिए जब नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा NF3 बनाएगा, यहां पर NCl3 बनेगा, यहां पर NBr3 बनेगा एंड यहां पर NI3 बनेगा, यहां पर PF3 बनेगा, यहां पर PCl3 बनेगा, यहां पर PBr3 बनेगा, यहां पर PI3 बनेगा, यहां पर ASF3 बनेगा, ASCl3 बनेगा, ASBr3 बनेगा एंड ASI3 बनेगा, यहां पर SBF3 बनेगा, SBCl3 बनेगा, SBBr3 बनेगा एंड SBI3 बनेगा, यहां पर BIF3 बनेगा, BICl3 बनेगा, BR3 बनेगा, यहां पर BII3 बनेगा। तो ये सारे हेलाइड्स आप लोगों को बेसिकली यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, बट पहले जरा इतना नोट कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? चलिए अगर हम लोग इसके ट्राई हेलाइड्स के, मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों के साथ में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो देखिए हम लोग इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल आराम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, मैंने यहां पर ई उठा लिया, ई कुछ भी हो सकता है। आप लोग सब जानते हैं दैट अकॉर्डिंग टू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके ns ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और इसके np ऑर्बिटल में npx, npy और npz ऑर्बिटल में एक और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इजंट इट कूल? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप खुद समझते हो कि हेलोजन्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास में 3 होते हैं, इसलिए एक एटम एक वक्त पे 3 हेलोजन के साथ में कंबाइन कर सकता है। अब याद करो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि यहां पर आप खुद देख पा रहे हो कि एक हेलोजन को एक ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। मतलब यहां पर किसी भी तरीके का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा है, और अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है दैट मींस यहां पर सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में उतर जाएंगे। जब यहां पर सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में उतर जाएंगे तो यहां पर आपके जो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? 1 2 3 एंड 4, क्योंकि S और P ये सब मिलकर हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो एक S ऑर्बिटल 3 P ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बन के निकलेंगे, और अब इन चारों ऑर्बिटल में S, PX, PY और PZ सबके गुण होंगे। समझ रहे हो? 4 ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें सबके गुण होंगे। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन समझने का। भेल, इंडिया में शायद ही ऐसा कोई हो जो भेल नहीं खाता हो। वेस्ट बंगाल में इसको जाल मुरी ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या करते हैं उसमें? परमल, पफ्ड राइस, परमल, सेव, मिक्सचर, प्याज, टमाटर, मिर्ची, नींबू, मसाले मिलाते हैं। ये तुम्हारे परमल है यानी पफ्ड राइस, ये तुम्हारा नमकीन है, ये तुम्हारा प्याज टमाटर है और ये तुम्हारे मसाले हैं। अभी ये सब अलग अलग रखे हुए, परमल का स्वाद अलग आएगा, मिक्सचर नमकीन का स्वाद अलग आएगा, सेव टमाटर प्याज टमाटर का स्वाद अलग आएगा और मसालों का स्वाद अलग आएगा। लेकिन जब आप इन सबको मिक्स कर दोगे, जब आप इन सबको मिक्स कर दोगे, क्योंकि आपने 4 चीजें मिक्स करी है इसलिए 4 नई प्लेट बन के भेल निकलेगी। 4
भाई 4 लोगों के लिए भेल बन जाए, तुमने इतना सामान मिलाया, 1 2 3 4, तो 4 प्लेट भेल बनेगी। अब इस भेल को खाओ, इसको खाओ, इसको खाओ, इसको खाओ, इसमें तुमको पफ्ड राइस यानी परमल का स्वाद भी आएगा, नमकीन का स्वाद भी आएगा, प्याज टमाटर भी दिखेंगे और मसालों का स्वाद भी आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गया? तो जब ये मिक्स होंगे तो 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स निकलेंगे। आइए इलेक्ट्रॉन रखें, 1 2 3 4 5, देयर आर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो रखना स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब क्या करें, वापस पीछे चलते हैं और 5वां इलेक्ट्रॉन यहां रखते हैं। तो अब यहां पर आप देखो, इसके बाद में 1 2 3 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स तैयार होंगे बॉन्डिंग करने के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं E। अच्छा, एक sp3 ऑर्बिटल, एक sp3 ऑर्बिटल में यू आर ऑब्जर्विंग अ लोन पेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ लोन पेयर। और आप लोग सब जानते हो लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। अब इसके बाद ये जो 3 है, ये सब क्या करेंगे, ये सब बॉन्ड पेयर बनाएंगे। किसके साथ बॉन्ड पेयर बनाएंगे? ये तो लोन पेयर की कैटेगरी में आ गया। ये बॉन्ड पेयर बनाएगा किसके साथ? विथ हेलोजन एटम्स, विथ हेलोजन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, रिपल्शन होगा। लोन पेयर हेलोजन को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धकेलेगा नीचे की तरफ। इसीलिए बाकी के आपको जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहां पर दिखाई देंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली इसमें यू विल बी ऑब्जर्विंग अ रिपल्शन, यू विल बी ऑब्जर्विंग अ रिपल्शन। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब यहां पर आपका हेलोजन आ जाएगा, यहां पर आपका हेलोजन आ जाएगा और यहां पर आपका हेलोजन आ जाएगा और इनके बीच में आपको बॉन्डिंग दिखाई देगी। सो बेसिकली अगेन यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, याद करो, मैंने आपको हाइड्राइड्स में भी समझाया था। क्या हो जाएगी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो जाएगा? शेप यहां पर टेट्राहेड्रल ना होते हुए अगेन ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। शेप क्यों बदल गया? शेप ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों हो गया? शेप ट्राइगोनल पिरामिडल इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर आ गया। अब आप जब इसको देखेंगे आपको एक इस तरीके का पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो, बेसिकली यू आर ऑब्जर्विंग अ पिरामिड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो, ये सो दिस इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ गई? कैसे पिरामिड की तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, मैं उधर वाला पॉइंट रब कर दूं, ये रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ग्रेट। अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वापस से आती है कि साहब बॉन्ड एंगल्स का क्या सिस्टम रहेगा भाई, व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ बॉन्ड एंगल। तो देखो यहां पर भी अगेन आप देखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल वाला लफड़ा है वो 109 डिग्री से कम रहेगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है किसी की तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा। लेकिन यहां पर अपन अगेन स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स, क्या मैंने एंजल्स तो नहीं लिख दिया? नहीं, एंजल्स नहीं लिखा ना, क्योंकि मैंने आपको मेरी स्टोरी सुनाई थी। गाइस उल्टी हो गई, अपने मार्कर को बधाई हो। मैंने आपको बोला था कि जब भी अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछते हैं ये उल्टी करता है, कर ले और थोड़े दिन कर ले, फिर तो बिना उल्टी वाली लकड़ी आ रही है। हाँ जी, तो अगर अपन बात करें बॉन्ड एंगल्स की, सो बॉन्ड एंगल्स इज लेस देन 109.28 डिग्रीज। वही सेम बात जो मैंने आपको हाइड्राइड्स में सिखाई थी। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसकी होती है, अगर उसका शेप भी टेट्राहेड्रल है मतलब उसमें बॉन्ड एंगल पक्का इतना होगा जैसे आपको मीथेन में मिलता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन एक ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया और इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन करता है। बट इन EX3 ड्यू to the presence of a lone pair bond pair repulsion takes place and bond angle decreases। बॉन्ड एंगल इसमें आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या इसके अंदर कोई परेशानी?
मतलब अगेन आप किसी भी हैलाइड को उठा के देख लो, किसी भी ग्रुप 15 के हैलाइड को उठा के देख लो, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन वही मिलेगा, शेप वही मिलेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 से कम मिलेगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? कोई परेशानी? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और सिखा दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में PF3 है, PCl3 है, PBr3 है एंड PI3 है। इनके बॉन्ड एंगल भी कंपेयर करने पड़ेंगे भाई। अभी तो हमने क्या करा, एक जनरल कंपैरिजन ले लिया। हमने अभी क्या करा, एक जनरल कंपैरिजन ले लिया, लेकिन आपको इसके अंदर भी तो कंपैरिजन देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आपको मैं इसकी वैल्यूज लिखा के बताऊं तो इसका लगभग 98.5 डिग्रीज आता है, इसका अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्रीज आता है, अप्रोक्सीमेटली है ना, अप डाउन कुछ हो सकता है। इसका 101.5 डिग्रीज आता है और इसका 102 डिग्रीज के आसपास आता है अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपने यहाँ पर पैटर्न क्या ऑब्जर्व करा, आपने यहाँ पर पैटर्न क्या ऑब्जर्व करा कि सर जैसे जैसे हेलोजन बदलता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। मतलब यहां पर अपन क्या बोलेंगे, दैट एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, मतलब एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन है। सो एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस, द बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीज, यानी बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। सर इसका रीजन बताओ, पहले ये लिख लो ताकि मैं आपको इसका रीजन बता दूं। ए सोनी सोनी सुन ले सोनी, आई बट मूव, बन जा तू मेरी एनर्जी टॉनिक। चलो लगे, आगे बढ़े, ग्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं, कॉफिफ, कि ऐसा क्यों हुआ। देखो एक्चुअली क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कि ये जो फॉस्फोरस है, इमेजिन करो फॉस्फोरस में यहां पर एक लोन पेयर मौजूद होगा, नो डाउट। यहां पर इसका एक फ्लोरीन के साथ में और फ्लोरीन के साथ में इसका बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के ऊपर बहुत जोरदार और बहुत ताकतवर रिपल्शन होगा। मतलब यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तगड़ा रिपल्शन चल रहा है, बिल्कुल सर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और फ्लोरीन के एटम का साइज बहुत छोटा है। हम लोग जानते हैं फ्लोरीन का एटम बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो यहां पर देयर इज अ नेग्लिजिबल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ दीज टू फ्लोरीन्स। यहां पर इन फ्लोरीन्स के बीच में देयर इज अ वेरी मिनिमम रिपल्शन, there is a very minimum repulsion between the electron cloud of fluorine। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे तुम्हारा फ्लोरीन है, ये तुम्हारा फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। अब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तुमको यहाँ घूमते हुए नजर आएंगे, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाई देगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, और आप देखो दूसरा फ्लोरीन अगर यहां पड़ा है और अगर तीसरा फ्लोरीन मान लो यहां पड़ा है, तो ये एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में कोई खास रिपल्शन नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, जो ओवरऑल जो रिपल्शन जो काम कर रहा है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है। मतलब इनके बीच में जो रिपल्शन है वो लगभग नेग्लिजिबल है। मतलब ऊपर से लोन पेयर इनको नीचे धकेल रहा है, लेकिन नीचे से ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी की जगह मैं यहां पर अगेन एक लोन पेयर बना दूं और यहां पर और यहां पर अगर मैं आयोडीन बना दूं, ये देखो आयोडीन का एटम, अब आप खुद समझ रहे हो कि आयोडीन का एटम बड़ा है, ये दूसरा आयोडीन का एटम, ये देखो ये आयोडीन का एटम बड़ा हो जाता है। तुम लोग सब जानते हो डाउन द ग्रुप जाते हुए आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, वी ऑल नो दैट। अब यहां पर आप देखो, नो डाउट आयोडीन के एटम्स के ऊपर, यानी कि मैं कहूं इनके बॉन्ड पेयर के ऊपर एक जोरदार रिपल्शन हो रहा होगा, यानी यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन चल रहा है। लेकिन एटॉमिक साइज बढ़ जाने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी, अब आप देखो इतने नजदीक आ गए हैं
कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, भाई अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और हर इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो हर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। सो देयरफॉर यहां पर देयर इज अ मैक्सिमम रिपल्शन, देयर इज अ मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ आयोडीन। तो जैसे जैसे यहां पर लोन पेयर का रिपल्शन तो चल रहा है, लेकिन ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि फास्फोरस के लोन पेयर ने इसको बॉन्ड पेयर को नीचे धकेला, तो नीचे रिपल्शन हुआ, तो इसने इसको ऊपर धकेल दिया। ये नीचे धकेल रहा है, ये ऊपर धकेल रहा है, ये नीचे धकेल रहा है, ये ऊपर धकेल रहा है। तो अल्टीमेटली एक ऐसे मूवमेंट पर आकर इनका बॉन्ड एंगल रुक जाता है जहां पर इसका रिपल्शन और नीचे का रिपल्शन बैलेंस हो जाए। तो ऐसा देखने पे देखा गया कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर से ये भी रिपेल कर रहा है, ऊपर से रिपल्शन तो हो ही रहा है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल आप खुद देखते हो 109 की जगह 102 पर चला गया। लेकिन उससे कम फ्लोरीन जितना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना छोटा है, इतना छोटा है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना बड़ा है कि आपस में रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़े से खुल गए, थोड़े से ही इन्होंने दूरी बना ली, जिनमें कि इनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। इनके रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं ऐसा। इसलिए आप देखते हो कि जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। क्या दोनों डायग्राम समझ में आ गए? तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट फिर लिखवा देता हूं। हम इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। वैसे समझ में तो मेरे प्यारे बच्चों को आ ही गया होगा। अब तुम लोग नाइट्रोजन फैमिली करने के बाद अब आप लोगों को ये ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ये हलवा लगेगी। जो नई चीज आएगी वो थोड़ा लगेगा, बाकी ये तो तुमको बहुत इजी लगने लग जाएगा। तो अपन इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दैट इज इन NF3 सॉरी PF3 अपन की बात करें, एज इन PF3 द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज लेस। चलो डिक्रीज समझ जाओगे तुम, तो अपन लिख रहे हैं लेस, एंड there is a minimum repulsion between the electron clouds of fluorine atoms। फ्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर there is a minimum kind of repulsion, between fluorine atom, and hence bond angle decreases ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या यहां तक का पॉइंट समझ में आया? लेकिन ऑनगोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, हेंस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन और ज्यादा बढ़ने लगेगा। रिपल्शन बढ़ने की वजह से देयरफॉर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस अ बिट, ओवरकमिंग द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर्स ऑन बॉन्ड पेयर। यानी लोन पेयर का जो बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन होता है उसको ये ओवरकम कर लेते हैं, साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। दैट्स इट, बहुत हल्का फुल्का टॉपिक था। चलो इसको नोट करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। चलो 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 आगे बढ़े लाडलो। अच्छा सर, आपने होशियारी क्यों दिखाई? आप हमें ये फ्लोराइड्स नाइट्रोजन के साथ भी तो बता सकते थे, NF3, NCl3, NBI3, NI3। आपने वो क्यों नहीं लिखा? आपने फास्फोरस क्यों लिखा? क्या आप हमें गुमराह करना चाहते हो? गुमराह द डिस्ट्रैक्शन? ना 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 ना। एक्चुअली स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो मेरे लाडलो, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो। NF3 is the only stable, NF3
is the only stable halide of nitrogen because of almost similar atomic size. दोनों का atomic size almost similar होता है, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ स्टेबल होते हैं. बट as the halogen size increases, the bond strength between nitrogen and chlorine, nitrogen and bromine, nitrogen and iodine decreases, and NCl3 and Br3 and Ni3 becomes unstable. इनफैक्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे पता है? दीज आर एक्सप्लोजिव. ये एक्सप्लोजन कॉज कर देते, भूम बूम बूम, फूट जाते हैं, इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. भाई जब नाइट्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड ही स्टेबल नहीं होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही कमजोर होगी तो टूट जाएगा. सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर क्यों होगी? क्योंकि हेलोजन बड़ा हो जाएगा. हेलोजन बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. जब हेलोजन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो नाइट्रोजन के साथ में स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा. क्यों? क्योंकि आप लोग सब जानते हो जब एटम का साइज बढ़ता है, जब हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियस अंदर दब जाएगा और उसको पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ऐसे बहुत सारे शेल कवर कर लेंगे. तो वो न्यूक्लियस अंदर दबने की वजह से बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन को ही नहीं होल्ड कर पा रहा है. तो वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कहां होल्ड करने जाएगा? नाइट्रोजन जो उससे इतना दूर है. इसीलिए वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और वो एक्सप्लोजिव बन जाता है. क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, एक स्टार बना के पॉइंट लिख लो जो थोड़ा सा जे नीड के लिए जरूरी है. NCl3 NBr3 and Ni3 are found only in their ammoniated form. अमोनिएटेड फॉर्म, ये हमेशा आपने अमोनिएटेड फॉर्म लेंगे. सर व्हाट डू मीन अमोनिएटेड फॉर्म? जैसे कि आपको NI3.NH3 एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसमें अमोनिया के साथ में ये जुड़ा हुआ रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना. तो ये इस तरीके के कंपाउंड्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल. ठीक है, एक्चुअली ये इस तरीके से सेपरेट तो होते ही नहीं है, ये हमेशा इस फॉर्म में होते हैं और ये भी एक्सप्लोजिव हो जाते हैं. क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? कोई परेशानी? ठीक है. अच्छा, हम लोग सब जानते हैं कि इस ग्रुप में बिस्मथ एक मेटल है, इसीलिए बिस्मथ के द्वारा बनाया गया वाला ट्राइफ्लोराइड इज प्योरली आयोनिक. ये हमेशा आयोनिक नेचर का होगा. दैट मीन्स ब्रोमीन बिस्मथ, सॉरी नॉट BF3, BiF3, यानी बिस्मथ और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट नहीं होगा, वो आयोनिक होगा. जैसे आपने यहां पर देखा ना PCl3. तो ये जो बॉन्ड बने ये हाइब्रिडाइजेशन से बने, sp3 तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बने. लेकिन बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड में ये कोवेलेंट बॉन्ड ना बनते हुए कैसे बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड. क्यों? बिकॉज बिस्मथ इज अ प्योर मेटल और मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए ये आयोनिक होते हैं. उसके अलावा जैसे अगर आप BiCl3 देख लें, BiBr3 देख लें, BiI3 देख लें, और एक बात, बिस्मथ से छोटा कौन होता है? सिर्फ एंटीमनी. तो जब एंटीमनी, वैसे क्या है मेटलॉइड, लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि ये कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करता है और कभी कभी नॉन मेटल की तरह. तो यहां पर बिस्मथ के सामने अगर फ्लोरीन आ गया तब ये मेटल की तरह बिहेव करने लग जाता है. तो BiCl3, BiBr3, BiI3 and BiF3 have more covalent, sorry, have more ionic nature than covalent nature. मतलब आप लोगों ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर के अंदर आपने फजान्स रूल पढ़ा होगा. फजान्स रूल क्या कहता है कि दुनिया का कोई बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है. सिमिलरली दुनिया का कोई कोवेलेंट बॉन्ड
100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें हल्का सा आयोनिक नेचर आ जाता है। जैसे आप खुद देखो नाइट्रोजन और ये यहाँ देखो, नाइट्रोजन और ब्रोमीन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड लेकिन पोलर है, मतलब नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा होगा, नाइट्रोजन की तरफ ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े खींचा जाएंगे। मतलब कोवेलेंट होने के बाद भी आयोनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ठीक उसी तरह अगर कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड ही दिख रहे हैं लेकिन उनमें आयोनिक नेचर ज्यादा है, मतलब आपको दिखेगा कि ये बहुत एक्सट्रीमली पोलर है, बहुत ज्यादा पोलर है। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, NF3 is the only halide of nitrogen, which do not hydrolyzed। अच्छा, ये हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, मैं हाइड्रोलाइसिस पूरा पढ़ाऊंगा, मैं पूरा उसकी रिएक्शन पढ़ाऊंगा, बट अभी क्योंकि ये बात चल रही है इसलिए वाला पॉइंट लिख लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, लाड़ लो मेरे प्यारे प्यारे, लाड़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको इसको पढ़ा सकूं। चलिए अब अपन हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेते, नाम निकला है तो हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेते, बाकी सब मिटा दूं मिटा दूं। चलो नाउ गाइस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पहले अपन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करने पर समझ में आ जाए कि हाइड्रोलाइसिस बेसिकली होता क्या। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास में मान लीजिए फॉस्फोरस है, तो यहां पर फॉस्फोरस का लोन पेयर होगा, ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन। जब इसके सामने वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो आप लोग जानते हैं कि वाटर का ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। आप लोग सब जानते हो पानी दो पार्ट में टूटता है, एक H पॉजिटिव में एक OH नेगेटिव में। अच्छा, यहां पर क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, स्टार बना के पॉइंट लिखिएगा, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन phosphorus, chlorine will occupy a partial negative charge and phosphorus will occupy partial positive charge। तो जब वाटर आएगा तो वाटर की तरफ जो H पॉजिटिव वाला एरिया रहेगा उसकी तरफ इसका फॉस्फोरस अट्रैक्ट होगा और ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पार्ट फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के फॉस्फोरस पर अट्रैक्ट करेगा। मतलब समझ गए आप लोग, ये हल्का सा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है इसलिए ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वाटर में ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पार्ट फॉस्फोरस पर अट्रैक्ट हुआ। तो क्या हुआ, यहां पर बन गया HCl बाहर हो गया और यहां पर बन गया P लोन पेयर, यहां पर जुड़ गया OH, यहां रह गया Cl, यहां रह गया Cl। अगली बार आप समझ ही गए हैं, आप एक साथ दो पानी के मॉलिक्यूल लेने में कोई बुराई नहीं है, एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके H के साथ और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का H इसके Cl के साथ मिलकर अगेन दो HCl बन के बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल ऊपर जैसी रिएक्शन होगी। और अब इस फॉस्फोरस के पास में एक OH तो पहले से था, दूसरे वाटर का OH क्लोरीन की जगह आ गया और तीसरे वाटर का OH इसकी जगह आ गया। तो ये बन गया आपका फॉस्फोरस ट्राइहाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, फॉस्फोरस ट्राइहाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइज्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब वाटर एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक, एंड हाइड्रो मतलब वाटर, यानी वाटर की वजह से कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाना, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। तो आपको फास्फोरस का हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया? क्या आप लोगों को फास्फोरस का हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया? बेटा ये रिएक्शन बोर्ड वालों को बहुत प्यार करती है बोर्ड वालों की प्यारी रिएक्शन है। नहीं, ये रिएक्शन बोर्ड वालों को नहीं प्यार करती, बोर्ड वाले इस रिएक्शन को बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज इस रिएक्शन पे जरा फोकस मार लीजिएगा, इस रिएक्शन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। दिस रिएक्शन इज नॉट अ हलवा, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। हाँ है हलवा लेकिन जरूरी है, ठीक है।
अब आप समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया दैट व्हाई नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। कोई इसका रीजन बता सकता है क्या बेटा? आप बता रहे हो, आप बताओ, चलो क्या रीजन होगा, जल्दी बताओ, इधर मेरी तरफ देखो और इधर बताओ इसका रीजन क्या होगा। सर आपने बोला कि इसका H इसके Cl को लेके जाएगा, मतलब देयर शुड बी अ ब्रेक डाउन ऑफ P एंड Cl बॉन्ड। फिर इस वाटर में भी यही हो रहा है, P और Cl का बॉन्ड टूट रहा है। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस कब होगा? जब आपके एटम का और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा। लेकिन जैसा भी आप लोग जानते हैं दैट नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल एटम, फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एटम, फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, इसलिए इनका जो बॉन्ड है N और F का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहां पर अपन लिखेंगे दैट द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन is very strong, therefore it do not break under the influence of वाटर के इन्फ्लुएंस में ये टूटता नहीं है बॉन्ड, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब एक क्वेश्चन, जैसे कि यूजुअली आपको फास्फोरस का हाइड्रोलिसिस सिखा दिया जाता है, तो अब आप प्रोडक्ट समझ गए कि हेलोजन और हाइड्रोजन मिलके HX बन के बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे NCl3 का हाइड्रोलिसिस पूछ लिया, भाई साहब अगर आपसे NCl3 का हाइड्रोलिसिस पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? मुझे जवाब दो। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया NCl3, अब इसके बाद में वाटर आया। अब आप लोग सब जानते हैं कि वापस से वाटर एक पार्ट टूटेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में और एक पार्ट टूटेगा OH नेगेटिव के फॉर्म में। लेकिन यहां पर लाड लो प्रॉब्लम पता है क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन विल ऑक्यूपाई अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या होगा? नाइट्रोजन का नेगेटिव पार्ट इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इसका नेगेटिव पार्ट इस क्लोरीन पर अटैक करेगा। तो यहां पर अब ये क्लोरीन और ये OH ये अलग हो जाएंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा? यहां पर प्रोडक्ट बनेगा HOCl। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? HOCl। और यहां पर नाइट्रोजन पर आ जाएगा एक लोन पेयर, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा Cl, यहां पर आ जाएगा Cl। फिर आपको वापस वही करना है। अब आप वापस से 2 मोल्स ऑफ पानी एक साथ मिला दो, तो यहां पर क्या होगा? फिर वाटर का जो OH वाला पार्ट है वो OH वाला पार्ट इन हेलोजन्स के साथ कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ HOCl बन के बाहर हो जाएगा और इसके जो हाइड्रोजन वाले 2 पार्ट है वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहां पर यू विल गेट अ प्रोडक्ट अमोनिया। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? अमोनिया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब आप नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो इट विल गिव यू अमोनिया। पहले आपको क्या मिल रहा था? ट्राई हाइड्रोक्साइड, P के साथ में OH जुड़ रहा था, लेकिन यहां पर N के साथ में H जुड़ा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आपका हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट कंप्लीट होता है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं।